चैप्टर 38 शक्ति। चेल्सी हमारे बंधन तोड़ने की कोशिश कर रही है, एडवर्ड फुसफुसाया। लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। वो हमें यहाँ महसूस नहीं कर पा रही है। उसकी आंखें मेरी ओर कट गईं। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? मैंने उसकी ओर गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। एडवर्ड अचानक मुझसे दूर चला गया, उसका हाथ कार्लिसल की ओर बढ़ा। उसी समय मुझे ढाल के खिलाफ एक बहुत तेज झटका महसूस हुआ, जहां ये कार्लिसल की रोशनी के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से लिपटा हुआ था। ये दर्दनाक नहीं था, लेकिन ये सुखद भी नहीं था। कार्लिसल, क्या तुम ठीक हो? एडवर्ड ने घबराहट में कहा। हाँ, क्यों? जेन, एडवर्ड ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, एक सेकंड में 1 दर्जन नुकीले हमले हुए, लोचदार ढाल पर वार करते हुए 12 अलग अलग चमकीले धब्बों पर निशाना साधा। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि ढाल क्षतिग्रस्त न हो, अपनी कमर कसी। ऐसा नहीं लगा कि जेन इसे भेदने में सक्षम थी। मैंने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई, हर कोई ठीक था। अविश्वसनीय, एडवर्ड ने कहा। वे निर्णय का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? तान्या ने फुसफुसाते हुए कहा। सामान्य प्रक्रिया, एडवर्ड ने रूखेपन से उत्तर दिया। वे आम तौर पर उन लोगों को अक्षम कर देते हैं जिन पर मुकदमा चल रहा होता है ताकि वे भाग न सकें। मैंने जेन की तरफ देखा, जो हमारे समूह को गुस्से से अविश्वास से देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे अलावा उसने कभी किसी को अपने उग्र हमले के दौरान खड़े नहीं देखा था। यह शायद बहुत परिपक्व नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एरो को यह अनुमान लगाने में लगभग आधा सेकंड लगेगा कि मेरी ढाल एडवर्ड की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। मेरे माथे पर पहले से ही एक बड़ा निशाना था और मैं जो कुछ भी कर सकता था उसे गुप्त रखने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने एक बड़ी, आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। जेन में उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मुझे एक बार फिर दबाव महसूस हुआ। इस बार ये दबाव मेरी ओर था। मैंने अपने होंठ और चौड़े कर लिए और अपने दांत दिखाने लगी। जेन ने एक ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। हर कोई उछल पड़ा, यहाँ तक कि अनुशासित गार्ड भी। हर कोई, सिवाय उन बुजुर्गों के, जिन्होंने अपनी बातचीत से ऊपर तक नहीं देखा। जब वह उछलने के लिए झुकी तो उसके जुड़वा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोमानियाई लोग अंधकार में प्रत्याशा के साथ हंसने लगे। मैंने तुमसे कहा था कि यह हमारा समय है, व्लादिमीर ने स्टीफन से कहा। जरा चुड़ैल के चेहरे को तो देखो, स्टीफन ने हंसते हुए कहा। एलेक्स ने अपनी बहन के कंधे को थपथपाया, फिर उसे अपनी बांह के नीचे दबा लिया। उसने अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल फरिश्ता जैसा। मैंने कुछ दबाव, उसके हमले के किसी संकेत का इंतजार किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो हमारी तरफ देखता रहा, उसका सुंदर चेहरा शांत था। क्या वह हमला कर रहा था? क्या वह मेरी ढाल के पार घुसने की क्या वजह थी? क्या मैं ही अकेली थी जो उसे देख पा रही थी? मैंने एडवर्ड का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? मैंने घुटते हुए कहा। हाँ, वो फुसफुसाया। क्या एलेक्स कोशिश कर रहा है? एडवर्ड ने सिर हिलाया। उसका तोहफा जेन के तोहफे से धीमा है। ये खौफनाक है। ये कुछ ही सेकंड में हमें छू लेगा। मैंने इसे तब देखा जब मुझे पता था कि मुझे क्या देखना है। बर्फ पर एक अजीब सी धुंध छा रही थी, जो सफ़ेद रंग के कारण लगभग अदृश्य थी। यह मुझे एक मृगतृष्णा की याद दिला रही थी, दृश्य का थोड़ा सा विरूपण, एक झिलमिलाहट का संकेत। मैंने कार्लिसले और बाकी फ्रंट लाइन से अपनी ढाल हटा ली। डर था कि धुंध बहुत करीब आ जाए। क्या होगा अगर यह मेरी अमूर्त सुरक्षा को भेद कर निकल जाए? क्या हमें भागना चाहिए? हमारे पैरों के नीचे जमीन में एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी और हवा के एक झोंके ने बर्फ को हमारे और वोएटुरी के बीच अचानक से उड़ा दिया। बेंजामिन ने भी धीरे धीरे बढ़ते खतरे को देखा था और अब उसने धुंध को हमसे दूर उड़ाने की कोशिश की। बर्फ से ये देखना आसान हो गया कि उसने हवा को कहाँ फेंका, लेकिन धुंध ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं की। यह ऐसा था जैसे हवा किसी छाया के बीच से हानिरहित रूप से बह रही हो। छाया प्रतिरक्षित थी। प्राचीन काल की त्रिकोणीय संरचना अंततः तब टूट गई जब एक कर्कश कराह के साथ
समाशोधन के बीच में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी खाई खुल गई। एक पल के लिए धरती मेरे पैरों के नीचे हिल गई। बर्फ के ढेर छेद में गिर गया, लेकिन धुंध उसके पार निकल गई, गुरुत्वाकर्षण से उतनी ही अछूती जितनी हवा से। इरो और कयस ने खुली धरती को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मार्कस ने बिना किसी भावना के उसी दिशा में देखा। वे कुछ नहीं बोले, वे भी इंतजार करते रहे जब धुंध हमारे पास आ रही थी। हवा तेज हो गई, लेकिन धुंध का रुख नहीं बदला। जेन अब मुस्कुरा रही थी, और फिर धुंध एक दीवार से टकराई। जैसे ही यह मेरी ढाल से टकराया, मैं इसका स्वाद ले सका। इसका स्वाद घना, मीठा, कसला था। इससे मुझे अपनी जीभ पर नोवोकेन के सुन्न होने की धुंधली सी याद आ गई। कोहरा ऊपर की ओर मुड़ा, एक दरार, एक कमजोरी की तलाश में। उसे कोई दरार नहीं मिली। खोजी धुंध की उंगलियां ऊपर और चारों ओर मुड़ गईं, अंदर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थीं, और इस प्रक्रिया में सुरक्षात्मक पर्दे के आश्चर्यजनक आकार को दर्शाया गया। बेंजामिन की घाटी के दोनों ओर लोग हौंफ रहे थे। बहुत बढ़िया, बेला, साथ बेंजामिन ने धीमी आवाज में खुशी जताई। मेरी मुस्कान लौट आई। मैं एलेक्स की संकुचित आंखें देख सकता था। उसके चेहरे पर पहली बार संदेह था, क्योंकि उसकी धुंध मेरी ढाल के किनारों के चारों ओर हानिरहित रूप से घूम रही थी। और तब मुझे पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ। जाहिर है, मैं नंबर 1 प्राथमिकता बनूंगा, मरने वाला पहला व्यक्ति, लेकिन जब तक मैं टिका रहा, हम वोल्टुरी के बराबर से भी अधिक स्तर पर थे। हमारे पास अभी भी बेंजामिन और ज़फरीना थे, उनके पास कोई अलौकिक मदद नहीं थी। जब तक मैं टिका रहा, मुझे ध्यान केंद्रित करना होगा, मैंने एडवर्ड से फुसफुसाते हुए कहा। जब हाथ से हाथ की बात आती है, तो सही लोगों के आसपास ढाल रखना कठिन हो जाता है। मैं उन्हें तुमसे दूर रखूंगा। नहीं, तुम्हें डेमेट्री के पास जाना होगा। ज़फरीना उन्हें मुझसे दूर रखेगी। ज़फरीना ने गंभीरता से सिर हिलाया। कोई भी इस बच्चे को नहीं छुएगा, उसने एडवर्ड से वादा किया। मैं खुद जेन और एलेक्स के पीछे जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ और अच्छा कर सकता हूँ। जेन मेरी है, केट ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे अपनी ही दवा चखने की जरूरत है। और एलेक्स पर मेरे कई जीवन बकाया हैं, लेकिन मैं उसके साथ समझौता कर लूंगा। व्लादिमीर दूसरी तरफ से गुर्राया। वह मेरा है, मुझे बस कयस चाहिए, तान्या ने समान भाव से कहा। अन्य लोगों ने भी विरोधियों को बांटना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें जल्द ही रोक दिया गया। इरो, एलेक्स की अप्रभावी धुंध को शांति से घूरते हुए अंततः बोली। उन्होंने कहा, मतदान से पहले। मैंने गुस्से से अपना सिर हिलाया। मैं इस नाटक से थक चुका था। मेरे अंदर फिर से खून की प्यास भड़क रही थी, और मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं चुपचाप खड़ा रहकर दूसरों की ज्यादा मदद करूंगा। मैं लड़ना चाहता था, इरो ने आगे कहा। मैं आपको याद दिला दूं कि परिषद का निर्णय चाहे जो भी हो, यहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं है। एडवर्ड ने गहरी हंसी हंसी। इरो ने उसे उदास होकर देखा। आप में से किसी को भी खोना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, लेकिन खास तौर पर आप, युवा एडवर्ड और आपके नवजात साथी। वोल्टुरी आप में से कई लोगों का हमारे दल में स्वागत करके खुश होंगे। बेला, बेंजामिन, ज़फरीना, केट, आपके सामने कई विकल्प हैं। उन पर विचार करें। चेल्सी की हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश मेरी ढाल के सामने नपुंसक रूप से फड़फड़ाने लगी। इरो की नज़र हमारी कठोर आंखों पर पड़ी। वह किसी भी तरह की हिचकिचाहट की तलाश में था। अपनी अभिव्यक्ति से उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखी। मैं जानता था कि वह एडवर्ड और मुझे कैद करने के लिए बेताब था, जिस तरह से उसने एलिस को गुलाम बनाने की उम्मीद की थी। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। अगर मैं जिंदा रहता तो वह जीत नहीं पाता। मैं इतना शक्तिशाली होने पर बहुत खुश था कि मैंने उसे मुझे मारने से रोकने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट अनिच्छा के साथ कहा, तो फिर आइए मतदान करें। कयस ने उत्सुकता से जल्दबाजी में कहा। बच्चा एक अज्ञात व्यक्ति है। इस तरह के जोखिम को अस्तित्व में आने देने का कोई कारण नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, साथ ही इसे बचाने वाले सभी लोगों को भी। वो उम्मीद में मुस्कुराया।
मैंने उसकी क्रूर मुस्कान का जवाब देने के लिए विरोध की चीख निकाली। मार्कस ने मतदान करते समय अपनी उदासीन आंखें उठाईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह हम लोगों को देख रहा हो। मुझे तत्काल कोई खतरा नहीं दिख रहा है। बच्चा अभी सुरक्षित है। हम बाद में कभी भी पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। चलो शांति से चलते हैं। उसकी आवाज़ उसके भाइयों की पंखदार आहों से भी ज्यादा धीमी थी। उसके असहमत शब्दों पर किसी भी गार्ड ने अपनी तैयार स्थिति को ढीला नहीं किया। कैयस की प्रत्याशित मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे मार्कस ने कुछ भी नहीं कहा था। एरो ने सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे ही निर्णायक मत देना होगा। अचानक एडवर्ड मेरे पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे एक नज़र देखने का जोखिम उठाया। उसके चेहरे पर विजय का भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाया। ये वह भाव था जो विनाश का दूत दुनिया के जलने पर धारण कर सकता है। सुंदर और भयानक, गार्ड की ओर से धीमी प्रतिक्रिया हुई, एक असहज बड़बड़ाहट। एरो, एडवर्ड ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज में स्पष्ट विजय झलक रही थी। एरो ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर जवाब देने से पहले इस नए मूड का सावधानी से आकलन किया। हाँ, एडवर्ड, तुम्हारे पास और भी कुछ है। शायद, एडवर्ड ने अपनी अस्पष्ट उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा। पहले, क्या मैं एक बात स्पष्ट कर सकता हूँ? निश्चित रूप से, एरो ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। अब उसके स्वर में विनम्र रुचि के अलावा कुछ नहीं था। मेरे दांत आपस में पीसने लगे। एरो कभी भी इतना खतरनाक नहीं था जितना तब था जब वह विनम्र था। आप मेरी बेटी से जो खतरा देख रहे हैं, ये पूरी तरह से हमारी इस असमर्थता से उपजा है कि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका विकास कैसे होगा। यही इस मामले का सार है। हाँ, दोस्त एडवर्ड, एरो ने सहमति जताई। अगर हम सकारात्मक हो सकें, तो ये सुनिश्चित करें कि जैसे जैसे वह बड़ी होगी, वह मानवीय दुनिया से छिपी रह सकेगी और हमारी गुमनामी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगी। उसने कंधे उचकाते हुए बात बंद कर दी। तो, अगर हम निश्चित रूप से जान सकें, एडवर्ड ने सुझाव दिया, कि वह वास्तव में क्या बनेगी, तो फिर परिषद की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर पूरी तरह से सुनिश्चित होने का कोई तरीका होता, एरो ने सहमति जताई। उसकी पंखदार आवाज थोड़ी और तीखी हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि एडवर्ड उसे कहाँ ले जा रहा था। नहीं, मैं समझ पा रहा था। तो, हाँ, बहस करने का कोई सवाल ही नहीं होगा। और हम शांति से विदा लेंगे, एक बार फिर अच्छे दोस्त बन जाएंगे। एडवर्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, और भी तीखे स्वर में कहा, बेशक, मेरे युवा मित्र। इससे ज्यादा मुझे कोई चीज खुश नहीं कर सकती। एडवर्ड ने खुशी से हंसते हुए कहा, तो फिर मेरे पास देने के लिए कुछ और भी है। एरो की आंखें सिकुड़ गईं। वह बिल्कुल अनोखी है। उसके भविष्य के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल अनोखा नहीं, एडवर्ड ने असहमति जताई। दुर्लभ, निश्चित रूप से, लेकिन अपनी तरह का एक भी नहीं। मैं सदमे से लड़ रहा था, अचानक जीवन में आए आशा, क्योंकि यह मुझे विचलित करने की धमकी दे रही थी। बीमार दिखने वाली धुंध अभी भी मेरी ढाल के किनारों के चारों ओर घूम रही थी। और जब मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मैंने फिर से तेज, चुभने वाले दबाव को महसूस किया। मेरी सुरक्षात्मक पकड़। एरो, क्या तुम जेन से कहोगे कि वो मेरी पत्नी पर हमला करना बंद कर दे? एडवर्ड ने विनम्रता से पूछा। हम अभी भी सबूतों पर चर्चा कर रहे हैं। एरो ने एक हाथ उठाया। शांति हो, प्रियजनों, आइए हम उसकी बात सुने। दबाव गायब हो गया। जेन ने मुझ पर अपने दांत दिखाए। मैं उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती, एलिस? एडवर्ड ने ऊंची आवाज में पुकारा। एलिस, एस्मे ने आश्चर्य से फुसफुसाया। एलिस, 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 एलिस। मेरे चारों ओर अन्य आवाजें फुसफुसाईं। एलिस। एरो ने सांस ली। राहत और हिंसक खुशी मेरे अंदर उमड़ पड़ी। ढाल को वहीं रखने के लिए मुझे पूरी इच्छाशक्ति की जरूरत थी। एलेक्स की धुंध अभी भी परीक्षण कर रही थी, कमजोरी की तलाश में। जेन देखेगी कि मैंने कोई छेद तो नहीं छोड़ा।
और फिर मैंने उन्हें जंगल में दौड़ते उड़ते बिना किसी धीमी आवाज के जितनी जल्दी हो सके दूरी कम करते हुए सुना। दोनों पक्ष प्रतीक्षा में स्थिर थे। वोल्टूरी के गवाहों के चेहरे पर नए भ्रम की स्थिति थी। फिर एलिस दक्षिण पश्चिम से समाशोधन में नाचती हुई आई और मुझे लगा कि उसका चेहरा फिर से देखने का आनंद मुझे अपने पैरों से हिला सकता है। जेस्पर उसके पीछे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था, उसकी तीखी आंखें भयंकर थीं। उनके पीछे 3 अजनबी दौड़ रहे थे। पहली एक लंबी, मांसल महिला थी जिसके काले बाल थे, जाहिर तौर पर कचेरी। उसके हाथ पैर और चेहरे की बनावट अन्य अमेज़न की तरह ही थी, उसके मामले में तो और भी ज्यादा स्पष्ट थी। अगली तस्वीर में एक छोटी सी जैतूनी रंग की महिला पिशाच थी जिसके काले बालों की लंबी चोटी उसकी पीठ पर झूल रही थी। उसकी गहरी बरगंडी आंखें उसके सामने हो रहे टकराव को देखकर घबराई हुई थीं। और आखिरी एक युवा व्यक्ति था। न तो वह उतना तेज था और न ही उसकी दौड़ उतनी सहज थी। उसकी त्वचा असंभव रूप से गहरे भूरे रंग की थी। उसकी सतर्क आंखें भीड़ में चमक रही थीं और वे गर्म सागौन के रंग की थीं। उसके बाल भी काले और लट में बंधे हुए थे, महिला की तरह, हालांकि उतने लंबे नहीं थे। वह सुंदर था। जैसे ही वह हमारे निकट पहुंचा, एक नई आवाज ने वहां मौजूद भीड़ को झकझोर दिया, एक और दिल की धड़कन की आवाज जो परिश्रम के कारण तेज हो गई थी। एलिस मेरी ढाल पर छाई धुंध के किनारों पर हल्के से उछली और एडवर्ड के पास आकर रुकी। मैंने उसकी बांह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और एडवर्ड एस्मे कार्लिसले ने भी ऐसा ही किया। किसी और स्वागत के लिए समय नहीं था। जेस्पर और अन्य लोग ढाल के माध्यम से उसके पीछे चले गए। सभी पहरेदारों ने अपनी आंखों में अटकलें लगाते हुए देखा, क्योंकि देर से आने वाले लोग बिना किसी कठिनाई के अदृश्य सीमा पार कर गए। मजबूत कद वाले फेलिक्स और उसके जैसे अन्य लोगों ने अचानक अपनी आशा भरी निगाहें मुझ पर केंद्रित कर लीं। उन्हें यकीन नहीं था कि मेरी ढाल किस चीज को रोक सकती है, लेकिन अब ये स्पष्ट था कि यह शारीरिक हमले को नहीं रोक पाएगी। जैसे ही एरो ने आदेश दिया, हमला शुरू हो गया। मैं एकमात्र लक्ष्य था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने जाफरीना अंधे हो पाएंगे और यह कितना धीमा होगा। उन्हें केट और व्लादिमीर के लिए जेन और एलेक्स को समीकरण से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय था। बस इतना ही मैं था। मान सकता है। एडवर्ड अपने द्वारा निर्देशित तख्तापलट में पूरी तरह से डूबा होने के बावजूद उनके विचारों के जवाब में उग्र रूप से कठोर हो गया। उसने खुद को नियंत्रित किया और एरो से फिर से बात की। एलिस पिछले कुछ हफ्तों से अपने गवाहों की तलाश कर रही है, उसने बूढ़े से कहा। और वह खाली हाथ वापस नहीं आती। एलिस, तुम अपने साथ लाए गवाहों का परिचय क्यों नहीं देती? कैयस ने गुर्राहट के साथ कहा, गवाहों का समय बीत चुका है। अपना वोट डालो, एरो। एरो ने अपने भाई को चुप कराने के लिए एक उंगली उठाई, उसकी आंखें एलिस के चेहरे पर चिपकी हुई थीं। एलिस ने हल्के से आगे बढ़कर अजनबियों का परिचय कराया। ये हुइलिन और उसका भतीजा नहुएल हैं। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे वह कभी गई ही नहीं थी। एलिस ने जब नए लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में बताया तो कैयस की आंखें कस गईं। वोल्टूरी के गवाह आपस में फुसफुसाने लगे। पिशाच की दुनिया बदल रही थी और हर कोई इसे महसूस कर सकता था। बोलो, हुइलिन, एरो ने आदेश दिया। हमें वह गवाही दो जिसके लिए तुम्हें लाया गया था। दुबली पतली महिला ने घबराई हुई नजरों से एलिस की ओर देखा। एलिस ने प्रोत्साहन में सिर हिलाया और कचेरी ने अपना लंबा हाथ छोटे पिशाच के कंधे पर रख दिया। मैं हुइलिन हूँ, महिला ने स्पष्ट लेकिन अजीब उच्चारण वाली अंग्रेजी में घोषणा की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, ये स्पष्ट हो गया कि उसने ये कहानी बताने के लिए खुद को तैयार किया था, जिसका उसने अभ्यास किया था। यह एक प्रसिद्ध नर्सरी कविता की तरह बहता था। 1.5 सदी पहले मैं अपने लोगों मापुचे के साथ रहता था। मेरी बहन का नाम पायरे था। हमारे माता पिता ने उसका नाम उसकी गोरी त्वचा के कारण पहाड़ों पर बर्फ के नाम पर रखा था। और वह बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। वो एक दिन चुपके से मेरे पास आई और मुझे जंगल में उससे मिले एंजल के बारे में बताया, जो रात में उससे मिलने आया था। मैंने उसे चेतावनी दी। हुइलिन ने अपना सिर दुख से हिलाया।
जैसे कि उसकी त्वचा पर चोट के निशान पर्याप्त चेतावनी नहीं थे। मुझे पता था कि यह हमारी किंवदंतियों का लिबिशोमेन था, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह मंत्रमुग्ध थी। उसने मुझे बताया कि जब उसे यकीन हो गया कि उसके अंदर उसके अंधेरे देवदूत का बच्चा पल रहा है, मैंने उसे भागने की उसकी योजना से हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि हमारे पिता और माता भी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चे को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, पायरे के साथ। मैं उसके साथ जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में गया। उसने अपने राक्षस देवदूत की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मैंने उसकी देखभाल की। जब उसकी ताकत खत्म हो गई तो मैंने उसका शिकार किया। उसने जानवरों को कच्चा खाया, उनका खून पिया। मुझे इस बात की पुष्टि की कोई जरूरत नहीं थी कि उसके गर्भ में क्या है। मुझे उम्मीद थी कि राक्षस को मारने से पहले मैं उसकी जान बचा लूंगा, लेकिन वह अपने अंदर के बच्चे से प्यार करती थी। जब वह मजबूत हो गया और उसकी हड्डियां तोड़ने लगा, तब उसने उसका नाम जंगली बिल्ली के नाम पर नाहुल रखा, और फिर भी वह उससे प्यार करती थी। मैं उसे बचा नहीं सका। बच्चा उससे छूटकर भाग गया और वह जल्दी ही मर गई। वह लगातार मुझसे विनती करती रही कि मैं उसकी देखभाल करूं। नहुल, यह उसकी अंतिम इच्छा थी और मैंने सहमति दे दी। हालांकि जब मैंने उसे उसके शरीर से उठाने की कोशिश की तो उसने मुझे काट लिया। मैं मरने के लिए जंगल में रेंगता हुआ चला गया। मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने मुझे पा लिया। नवजात शिशु झाड़ियों के बीच से संघर्ष करते हुए मेरे पास आया और मेरा इंतजार करने लगा। जब दर्द खत्म हुआ तो वह मेरी तरफ से लिपटा हुआ सो रहा था। मैंने तब तक उसकी देखभाल की जब तक वो खुद शिकार करने में सक्षम नहीं हो गया। हम अपने जंगल के आसपास के गांवों में शिकार करते थे, अकेले रहते थे। हम अपने घर से इतनी दूर कभी नहीं आए, लेकिन नहुल यहाँ बच्चे को देखना चाहता था। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुईलेन ने अपना सिर झुका लिया और पीछे हट गई, जिससे वह आंशिक रूप से काचरी के पीछे छिप गई। इरो के होंठ सिकुड़े हुए थे। वह उस काले रंग के युवक को घूर रहा था। नहुल, क्या आपकी उम्र 150 वर्ष है? उसने पूछा। 1 दशक कम या ज्यादा, उन्होंने स्पष्ट, सुंदर गर्मजोशी भरी आवाज में उत्तर दिया। उनका उच्चारण मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। हम हिसाब नहीं रखते। और आप किस उम्र में वयस्क हो गए? मेरे जन्म के लगभग 7 साल बाद, कमोबेश, मैं पूरी तरह से विकसित हो गई। तब से आप नहीं बदले। नहुल ने कंधे उचकाए। मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे जेकब के शरीर में सिहरन सी महसूस हुई। मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि खतरा टल न जाए और मैं ध्यान केंद्रित न कर सकूं। और आपका आहार? इरो ने जोर देकर पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह न चाहते हुए भी दिलचस्पी दिखा रहा था। ज्यादातर खून, लेकिन कुछ मानव भोजन भी। मैं दोनों पर जीवित रह सकता हूँ। तुम अमर बनाने में सक्षम थे। इरो ने हुईलेन को इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज अचानक तीव्र हो गई थी। मैंने अपनी ढाल पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। शायद वह एक नया बहाना तलाश रहा था। हाँ, लेकिन बाकी कोई भी नहीं कर सकता। तीनों समूहों में स्तब्ध होकर बड़बड़ाहट की आवाज गूंज उठी। इरो की भौहें ऊपर उठ गईं। बाकी, मेरी बहनें। नहुल ने फिर कंधे उचकाए। इरो ने अपना चेहरा संभालने से पहले एक क्षण तक बेतहाशा घूर कर देखा। शायद आप हमें अपनी बाकी कहानी भी बता दें, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें और भी कुछ है। नहुल ने भौहें चढ़ा दी। मेरी माँ की मृत्यु के कुछ साल बाद मेरे पिता मुझे ढूंढने आए थे। उनका हादसा चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। मुझे पाकर वे प्रसन्न हुए। नहुल के स्वर से पता चला कि यह भावना परस्पर नहीं थी। उनकी 2 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं भी उनके साथ आऊंगी, जैसा कि मेरी बहनें थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं अकेली नहीं थी। मेरी बहनें जहरीली नहीं हैं, लेकिन क्या ये लिंग के कारण है या एक यादृच्छिक संयोग है? कौन जानता है। मेरा परिवार पहले से ही हुईलेन के साथ था और मुझे कोई बदलाव करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने शब्द को तोड़ मरोड़ कर कहा। मैं उसे समय समय पर देखती हूँ। मेरी एक नई बहन है। वो लगभग 10 साल पहले वयस्क हो गई थी।
आपके पिता का नाम? कैयस ने दांत पीसते हुए पूछा। जो हम, नहुएल ने उत्तर दिया। वो खुद को वैज्ञानिक मानता है। उसे लगता है कि वह एक नई सुपर रेस बना रहा है। उसने अपने स्वर में घृणा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। कैयस ने मेरी ओर देखा। आपकी बेटी, क्या वह जहरीली है? उसने कठोरता से पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। एरो के सवाल पर नहुएल का सिर अचानक ऊपर उठा और उसकी सागौन जैसी आंखें मेरे चेहरे पर घूरने लगीं। कैयस ने पुष्टि के लिए एरो की ओर देखा, लेकिन एरो अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने अपने होंठ सिकुड़े और कार्लिसल को देखा, फिर एडवर्ड को, और अंत में उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। कैयस ने गुर्राते हुए कहा, हम यहाँ विचलन का ध्यान रखते हैं और फिर इसे दक्षिण की ओर ले जाते हैं। उसने एरो से आग्रह किया। एरो ने एक लंबे, तनावपूर्ण क्षण के लिए मेरी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता था कि वह क्या खोज रहा था या उसे क्या मिला, लेकिन उस पल के लिए मुझे नापने के बाद उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। उसके मुंह और आंखों के रंग में हल्का बदलाव आया और मुझे पता चल गया कि एरो ने अपना फैसला कर लिया है। भाई, उसने कैयस से धीरे से कहा, कोई खतरा नहीं दिखता। यह एक असामान्य घटना है, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि ये आधे पिशाच बच्चे हम जैसे ही हैं। क्या यह आपका वोट है? कैयस ने पूछा। ये है, कैयस ने क्रोध से कहा, और यह अमर जो प्रयोग करने का इतना शौकीन है। शायद हमें उससे बात करनी चाहिए। एरो ने सहमति जताई। अगर तुम चाहो तो जोहम को रोक लो, नहुएल ने साफ कहा। लेकिन मेरी बहनों को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं। एरो ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था, और फिर वह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपने गार्ड की ओर मुड़ा। प्रियजनों, उन्होंने पुकारा, आज हम लड़ाई नहीं करेंगे। गार्ड ने एक स्वर में सिर हिलाया और अपनी तैयार स्थिति से सीधे खड़े हो गए। धुंध तेजी से छंट गई, लेकिन मैंने अपनी ढाल को अपनी जगह पर बनाए रखा। शायद यह एक और चाल थी। एरो के हमारी ओर मुड़ने पर मैंने उनके हाव भाव का विश्लेषण किया। उसका चेहरा हमेशा की तरह सौम्य था, लेकिन पहले के विपरीत मुझे इस दिखावे के पीछे एक अजीब सी शून्यता महसूस हुई, मानो उसकी साजिश खत्म हो गई हो। कैयस स्पष्ट रूप से क्रोधित था, लेकिन उसका क्रोध अब अंदर की ओर मुड़ गया था। वह शांत हो गया था। मार्कस उबा हुआ लग रहा था, वास्तव में इसके लिए कोई और शब्द नहीं था। गार्ड फिर से उदासीन और अनुशासित था। उनके बीच कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ पूरा समूह था। वे एक क्रम में थे, प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। वोल्टुरी गवाह अभी भी सावधान थे। एक के बाद एक वे जंगल में बिखर गए। जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती गई, बाकी लोगों ने गति बढ़ा दी। जल्द ही वे सभी चले गए। एरो ने अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाए, लगभग क्षमा याचना करते हुए। उसके पीछे कैयस, मार्कस और खामोश, रहस्यमयी पत्नियों के साथ गार्ड का बड़ा हिस्सा पहले से ही तेजी से दूर जा रहा था। उनका गठन एक बार फिर सटीक था। केवल वे 3 लोग जो उसके निजी संरक्षक लग रहे थे, उसके साथ रुके थे। मुझे बहुत खुशी है कि यह मामला बिना हिंसा के हल हो गया, उन्होंने मधुरता से कहा। मेरे दोस्त कार्लिसले, मुझे आपको फिर से दोस्त कहने में कितनी खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि कोई कड़वाहट नहीं होगी। मैं जानता हूं कि आप समझते हैं कि हमारा कर्तव्य हमारे कंधों पर कितना कठोर बोझ डालता है। शांति से चले जाओ, एरो, कार्लिसले ने सख्ती से कहा। कृपया याद रखें कि हमें अभी भी यहाँ अपनी गुमनामी की रक्षा करनी है और इस क्षेत्र में शिकार करने से सावधान रहना चाहिए। बेशक, कार्लिसले, एरो ने उसे आश्वासन दिया। मुझे आपकी अस्वीकृति के लिए खेद है, मेरे प्यारे दोस्त। शायद समय के साथ आप मुझे माफ कर देंगे। शायद समय आने पर, यदि तुम फिर से हमारे मित्र सिद्ध हो जाओ। एरो ने अपना सिर झुकाया, पश्चाताप की तस्वीर, और एक पल के लिए पीछे की ओर चला गया। फिर उसने पलट कर देखा। हम चुपचाप देखते रहे कि कैसे आखिरी 4 वोल्टुरी पेड़ों में गायब हो गए। वहां बहुत शांति थी। मैंने अपनी ढाल नहीं गिराई। क्या ये सचमुच खत्म हो गया है? मैंने एडवर्ड से फुसफुसाकर पूछा। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। हाँ, उन्होंने हार मान ली है।
सभी गुंडों की तरह वे भी अहंकार के नीचे काया हैं। वह हंसा। एलिस ने भी उसके साथ हंसते हुए कहा, सच में, लोग वे वापस नहीं आ रहे हैं। अब सभी लोग आराम कर सकते हैं। फिर एक बार खामोशी छा गई। ये तो बहुत बुरी किस्मत है, स्टीफन बुदबुदाया। और फिर यह हिट हो गया। जयकारे गूंज उठे। बहरा कर देने वाली चीखें समा गईं। मैगी ने सियोभान की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। रोजली और एम्मेट ने फिर से चुंबन लिया, पहले से ज्यादा लंबे और जोश से। बेंजामिन और टिया एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे, जैसे कि कामेन और एलिजार। एस्मे ने एलिस और जैस्पर को कसकर गले लगा लिया। कार्लिसल उन दक्षिण अमेरिकी नवागंतुकों का गर्मजोशी से धन्यवाद कर रहा था जिन्होंने हम सभी को बचाया था। काचिना जाफरीना और सेन्ना के बहुत करीब खड़ा था, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। गैरेट ने केट को जमीन से उठाया और उसे एक घेरे में घुमाया। स्टीफन ने बर्फ पर थूक दिया। व्लादिमीर ने खट्टे भाव से अपने दांत पीस लिए। और मैंने अपनी बेटी को उसकी पीठ से अलग करने के लिए उस विशालकाय लाल भेड़िए पर आधा चढ़कर उसे अपनी छाती से दबा लिया। उसी क्षण एडवर्ड की बाहें हमारे चारों ओर थीं। नेस्सी, 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 मैंने धीमी आवाज में कहा। जेकब अपनी बड़ी कर्कश हंसी हंसा और अपनी नाक से मेरे सिर के पीछे धक्का मारा। चुप रहो, मैंने बुदबुदाया। मुझे आपके साथ रहना है। नेस्सी ने मांग की। हमेशा के लिए, मैंने उससे वादा किया। हमारे पास हमेशा के लिए समय था। और नेस्सी स्वस्थ और मजबूत रहने वाली थी। आधे इंसान नाहुएल की तरह 150 साल बाद भी वह जवान रहेगी। और हम सब एक साथ होंगे। खुशी मेरे अंदर एक विस्फोट की तरह फैल रही थी, इतनी तीव्र, इतनी हिंसक कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं इससे बच पाऊंगी। हमेशा के लिए, एडवर्ड ने मेरे कान में कहा। मैं अब और कुछ नहीं बोल सकी। मैंने अपना सिर उठाया और उसे इस जोश से चूमा कि शायद जंगल में आग लग जाए। मुझे ध्यान नहीं आता